उससे पूर्व मैं संस्थापक भाई रोहित रोज से निवेदन करता हूं कि वे हम हौसलों के हमसफ़र भाग 1 और भाग 2 हमारे अध्यक्ष महोदय को भेंट करें, क्योंकि मुझे तो जो है वो इन दोनों पुस्तकों को पीएचडी का विषय बनाना है। इसलिए जोरदार तालियों के साथ में हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। देखिए, तालियां कमज़ोर हैं। बहुत ही भावपूर्ण कार्यक्रम दिल्ली में मैं प्रथम बार देख रहा हूँ। समादरणीय मंच, उपस्थित विद्वत संवर्ग और इस सारस्वत कुंज में उपस्थित मेरे साहित्यकार बंधुओं, बहनों और कुछ बच्चे भी हैं। मन भाव विभोर हो रहा है, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूँ, कृषक पुत्र हूँ, साहित्य से सीधे जुड़ा हुआ हूँ, शोध से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन ये कोई सामने प्रशंसा की जाए तो मायने नहीं रखती, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो सामने ही की जानी चाहिए, अन्यथा उस कार्य की महत्ता ही क्या होती है जिसके बारे में कुछ विवेचना या उसके बारे में विचार विमर्श ना हो। मैं सच कह रहा हूँ, 73 वर्ष की आयु में चल रहा हूँ और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला मंच नाम की संस्था का मैं संस्थापक अध्यक्ष भी हूँ। डायरेक्ट नहीं बनाई वो, 88 में नवजात साहित्यकार मंच से बनाई, फिर 96 में उसको साहित्य कला मंच किया, फिर 2006 में उसको अखिल भारतीय साहित्य कला मंच किया, फिर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला मंच किया, और आज देश से निकलकर विदेश की परिधि में भी 30 देशों से अधिक में हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजना की है। लेकिन मैं बहुत ही प्रभावित हूँ भाई, ये हमारे जो 2 बच्चे हैं, मैं उनको बच्चा कहूँगा, जिन्होंने इसकी आयोजना की है। और मैं इस कार्यक्रम में बुलाया गया, मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे मित्र हैं, बोल भी रहे हैं बीच में, आपने देखा, वो इसके सूत्रधार हैं। अगर सूत्रधार प्रभावी हो, अच्छा हो, तो कार्यक्रम की संयोजना, उसकी आयोजना का अलग ही कुछ महत्व हो जाता है, और वो दिखाई दे रहा है। इस दिल्ली में इस प्रकार के कार्यक्रम का विज्ञापन करना है, तो विमोचन नाम से जो पटल चल रहा है आप लोगों ने, उसमें विज्ञापन को पढ़कर कुछ खास मित्रों को भेजकर डिलीट करते करते परेशान हो गया। लेकिन अंदर से इतनी प्रसन्नता हुई कि इन बच्चों ने बड़े ही व्यवस्थित रूप से ये इस संस्था का विज्ञापन नहीं किया, बल्कि हिंदी के उन्नयन और संवर्धन के लिए कहाँ कहाँ तक अपनी बात भेजी। ये आज इस संचार मीडिया के युग में कुछ कहा नहीं जा सकता। स्वागत से लेकर मुख्य द्वार से, उससे पहले जो हुआ वो तो हुआ, पूरी संरचना आपके सामने प्रस्तुत होती रही। वहाँ से बहुत अच्छा जलपान, भोजन आपको अच्छा मिलेगा, निश्चित रूप से कार्यक्रम अच्छा है तो भोजन भी अच्छा ही होगा। तो उसके बारे में मैं क्या कहूँ। दिल्ली में भोजन वोजन नहीं कराते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं के कार्यक्रम देखे हैं, ग्लूकोज के बिस्कुटों से, और उसका स्वागत करते हैं। यहाँ तो अद्वितीय अद्भुत था, और इसका श्रेय डॉक्टर सक्सेना जी को, राकेश जी को जाता है, प्राचार्य हिंदी के हेडो डिपार्टमेंट, साहित्यकार, करेला कड़वा नीम चढ़ा, और ऊपर से उनके जीवन संगनी डॉक्टर सुनीता सक्सेना, पति पत्नी 2 हिंदी के हेडो डिपार्टमेंट रहे हों और एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्राचार्य रहे हों। इस अद्भुत मंच पर, इस सारस्वत कार्यक्रम में भी आपको देखना पड़ता है। 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि व्यक्ति साधारण कभी चर्चित नहीं होता, व्यक्ति साधारण कभी चर्चित नहीं होता, सुगमता से ज्ञान भी संचित नहीं होता, जो निभाता है सदा कर्तव्य को अपने, व्यक्ति वो अधिकार से वंचित नहीं होता, व्यक्ति वो अधिकार से। जब पहली बार हम लोग एटा में आपसे मिले थे, मिलकर बड़ा अच्छा लगा, और तब मैंने ये अनुभूत किया कि बातचीत व्यवहार में अपनेपन की गंध, बातचीत व्यवहार में अपनेपन की गंध, मिलने पर ऐसा लगा जन्मों का संबंध, अंदर थी हलचल बहुत, बाहर है ठहराव, और जितनी हल्की चोट है उतना गहरा घाव। ऐसे हैं डॉक्टर। तो फिर ये कार्यक्रम क्यों नहीं सुंदर होगा। और दिल्ली में
जबकि दिल्ली डिज़र्व करती है कि इस प्रकार के कार्यक्रम की आयोजना होनी चाहिए कि जहाँ स्वागत से लेकर जलपान अच्छा हो, भोजन की व्यवस्था हो, कार्यक्रम की व्यवस्था ठीक से हो। वो यहाँ मुझे समग्रतः प्रथम कार्यक्रम में इसमें देखने मिली, जबकि कार्यक्रम बहुत हुए। फिर हम लोग देख रहे हैं पुस्तक जो जिस चीज़ की अपेक्षा की, मैंने 55 PhD कराई तो रिटायरमेंट में चला गया, लेकिन अधिकांश PhD विधाओं पर कराई, साहित्यकार विशेष पर मैंने कराई। इतनी अच्छी पुस्तक छपी है ये, अंदर भी बाहर भी। सामग्री की तो इसके बारे में चर्चा बाद में होगी, लेकिन जब अच्छी है तो अच्छी ही होगी। अब इतनी परिश्रम किया है, भाग 2 मेरे सामने है और एक भाग भी और कुछ मुझे आपने यहाँ वेट किया है, लेकिन इतनी परिश्रम करने के उपरांत कितना अच्छा कर लो, काम तो कम ही रह जाती है। तो अगर इसमें साहित्यकार का, चूँकि वो अपेक्षा मुझसे की गई, साहित्यकार का किंचित मात्र बिंदु से 4-5 पंक्तियों में परिचय जरूर होना चाहिए। और मैं भविष्य में चाहूँगा कि जो भी आपके कार्यक्रम चलें, चूँकि आप लोग रुकने वाले नहीं हैं, जो डॉक्टर सक्सेना जी जैसे, डॉक्टर सुनीता जी जैसे व्यक्तित्व विभूतियाँ आपके साथ हैं, तो आप रुकेंगे नहीं। परिचय जरूर दीजिए, 5 पंक्तियों में बना लीजिए, माता पिता, जो रिसर्च में चाहिए होता है ये। क्योंकि डॉक्टर सक्सेना जी, डॉक्टर सुनीता जी और भी कोई हिंदी के होंगे, तो वहाँ माता पिता का नाम, जन्म तिथि, महिला तो जन्म तिथि देते नहीं है, लेकिन जन्म तिथि देनी चाहिए। तो चूँकि मैंने विधा से और करीब 40 विधा से पुस्तकों का मैंने हर पुस्तक का विधा से संपादन प्रकाशन किया, निःशुल्क किया, सबको भेजी। और आज भी टोटल पुस्तकें 185 मैंने दी हैं, 90 जिसमें मेरी मौलिक कृतियाँ हैं, 95 इसमें संपादित हैं। तो पैसा तो हम लोग वैसे लेते नहीं हैं, लेकिन संपादक नियुक्त कर देते हैं। वैसे ही कि अब पुस्तक पे खर्चा हो रहा है, कैसे काम चले, लोगों से पैसा लो। साहित्यकार जो कहते हैं कि साहब पैसा भी ले रहे हैं, तो पैसा मत लीजिए, आप संपादक नियुक्त करिए उसमें। अगर 40,000 एक पुस्तक पे खर्चा आ रहा है तो 10-10 हज़ार रुपये बाँट दीजिएगा कि आप 10-10 हज़ार रुपये दीजिए, और संपादन के बाद उन चारों साहित्यकारों को 40-40, 50-50 पुस्तकें दे दीजिएगा। अपने एरिया में आप उनको बांटेंगे तो आपको किसी से पैसा लेना नहीं पड़ेगा, किसी के निहोरे नहीं करने पड़ेंगे, काम भी हो जाएगा। मैंने ऐसे ही किया है सब ये पूरी तौर से। दूसरे, इस संस्था ने काम किया, मुझे पता नहीं कितने वर्ष इस संस्था को हो गए, पीछे थोड़ा 3 वर्ष हुए हैं। 3 वर्ष में इतनी अच्छी पुस्तक है, तो इस पीछे संस्था का परिचय अवश्य दीजिए। आप जो संस्था से जुड़े हुए हैं वो संस्था के बारे में, चूँकि आप ये कह रहे हैं कि परिचय देना बेकार है, नहीं। रिसर्च जो हो रही है, साहित्यिक संस्थाओं पे भी मैंने रिसर्च कराई है, और उससे पहले एक पुस्तक का संपादन किया मैंने, प्रकाशन किया, भारत की हिंदी से भी साहित्यिक संस्थाएं, और भारत भर में जहाँ जहाँ भेजनी होती मैंने निःशुल्क भेजी। तो इसमें परिचय अगली संस्थाओं से आपका बराबर आना चाहिए पूरी तौर से। अगर इस प्रकार से योजना होगी तो मैं समझता हूँ हिंदी के लिए बड़ा अच्छा कार्यक्रम होगा। बहुत अच्छी चीज़ें, रचनाएँ यहाँ पढ़ी गई, गज़लें भी पढ़ी गई, लेकिन गज़ल उस समय लिखी जाती थी, अनावश्यक चर्चा नहीं कर रहा हूँ, कि जब कोई विकल्प नहीं था। जब दुष्यंत जी ने रचना प्रारंभ की या पूरा अमीर खुसरो आदि ने की, चूँकि वो हमारा हिंदी का छंद नहीं है। अगर गज़ल लिख रहे हैं, बुरी बात नहीं है गज़ल लिखना, लेकिन उर्दू कितने लोगों को आती है, ज़रा हाथ उठाइएगा। कोई उर्दू लिखना एक व्यक्ति जानते हैं, लेकिन ये गज़ल लिखते ही नहीं है। हाँ, ये उर्दू जानते हैं, बहुत अच्छी उर्दू जानते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार चंद्र सखी जी हैं, संयोग से ये DPS से रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं और मेरे स्टूडेंट हैं, और स्वर्गीय विराट जी पर PhD मेरे निर्देशन में की है, लेकिन लिखते नहीं हैं। तो विधा जिसको लिख रहे हैं उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा आपसे आनी चाहिए। तब समय नहीं था, साहित्य में निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। आपने देखा साहित्य के लोग कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, छायावाद आया, जब छायावाद नहीं चला तो प्रगतिवाद आया, फिर प्रयोगवाद आया, नई कविता आई, साठोत्तरी कविता आई। भाषा की विधाओं के रूप में ये परिवर्तन चलता रहा, अर्थात परिवर्तन समय की अपेक्षा है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो या कहीं भी हो। और आज ऐसा कि क्या आवश्यकता पड़ गई कि रात बीच में हजारों की संख्या में हिंदी गीत को छोड़कर, हिंदी कविता को छोड़कर गज़ल के क्षेत्र में लोग चले गए। कभी उर्दू आती ही नहीं थी, उनके मोहल्ले में, उनके घर में
हिंदी बोली जाती थी, संस्कृति बोली जाती थी। यहाँ भी बहनें और भाई बैठे हुए हैं, उनके घर में वो बोली नहीं बोली जाती जो यहाँ से मंच से उन्होंने पढ़ी। अरे भाई, कम से कम आप अगर गज़ल लिख रहे हैं तो गज़ल वालों का नाम बदनाम मत करिए, उर्दू सीखिएगा। और फिर गज़ल यूँ लिखी जाती है, ये दाएं से बाएं को लिखी जाती है, और आप लिख रहे हैं बाएं से दाएं को। तो जब ये बाएं से दाएं को लिख रहे हैं, गुनगुना कर लिख रहे हैं, तो वो किसी न किसी छंद में ढल जाती है, और वो छंद होता है भारतीय संस्कृति का छंद, और वो हिंदी में उद्भूत हुआ तो फिर वो हिंदी की ही रचना बन जाती है। वो गज़ल कैसे बन जाएगी? अरे भाई, अब तो समय आ गया, आपके पास विकल्प है। और साहित्य के क्षेत्र में सजल नाम से एक विधा का भी प्रारूप आपके सामने आ चुका है। कई हज़ार लोग जुड़ गए। मैं जहाँ प्रोफेसर था तो वो पूरा मुस्लिम परिक्षेत्र था, निस्तर खान काई जैसे लोग रहते थे, दुष्यंत लोग बिजनौर में रहते थे, लेकिन मैंने एक भी गज़ल नहीं लिखी। मैं लिख सकता था, छंद पे भगवान की कृपा है, मेरे पास पकड़ भी है, लेकिन मैंने एक भी गज़ल नहीं लिखी। मेरे बात ये समझ में नहीं आई कि जो उर्दू में लिखी जाती है वो हिंदी में कैसे लिखी जाए। ज़रा आप सोचिए कि एक गाय को पकड़कर, गाय के आगे पूंछ होती है ना, आगे सिर होता है, पीछे पूंछ, आगे सिर, तो अगर गाय की पूंछ काट कर उसके माथे पर लगा दो तो उसे क्या आप गाय कहेंगे? क्या कहेंगे? नादिया कहेंगे। तो ऐसे ही गज़ल जो यूँ लिखी जाती है, जब आप यूँ लिखना शुरू कर देंगे तो वो गज़ल कैसे रह जाएगी भाई? इस बात का जवाब कोई गज़लकार नहीं देखा। आप लिखिएगा, लेकिन अपनी रचना में लिखिए, अपने घर की पहचान करिएगा, तो आपकी बात अच्छी होगी। मैं लिखने को मना नहीं करता, क्योंकि मैं तो प्रोफेसर रहा हूँ, बहुत पीएचडी कराई हैं, और दुष्यंत जी पे मैंने 2 पीएचडी कराई, लेकिन दुष्यंत ने कभी ये स्वीकार नहीं कहा मैं हिंदी गज़ल लिख रहा हूँ। मुझे बताए कोई व्यक्ति कहीं, कोई किताब उनकी मेरी सारी पढ़ी है, और वो तो हमारे बिजनौर की भूमि में जन्मे थे, लेकिन कहीं उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि मैं गज़ल लिख रहा हूँ। फिर आप हिंदी गज़ल क्या होती है भाई? हिंदी में तो जो बात गुनगुना कर लिख रहे हैं तो वो अपने छंद बन जाती है। तो इस प्रकार के साहित्य सर्जन करो जिसमें आपकी पहचान पड़े, और तभी फिर आपकी अच्छी पहचान होगी, आप पे शोध भी होगा। अगर जिन लोगों ने, ज़रा मुझे बताइए कि कम से कम एक पुस्तक कितने लोगों की यहाँ प्रकाशित हुई है? कम से कम एक पुस्तक। वो वास्तव में वही सम्मान को डिज़र्व करते हैं, और ये इनकी सहृदयता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में सम्मान किया जा रहा है तो कम से कम एक पुस्तक तो आनी चाहिए भाई। नहीं आई है तो लाओ आप, और तब सम्मान के पात्र होंगे, अन्यथा फिर सड़क पर चलते व्यक्ति को भी सम्मानित कर दीजिए। ये तो इनकी उदारता है कि सबको सम्मानित करते हैं। लिख रहे हैं तो पुस्तक जरूर लाइएगा, तभी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास में आपकी पहचान बनेगी। बाकी सम्मान तो झूठा होता ही रहेगा। और जब आप ऐसा लिखेंगे, चर्चा होगी। मैंने एक भी पुस्तक नहीं बेची। यहाँ हमारे प्रकाशक भी बैठे हुए हैं, आर.के. शर्मा, ऑफसेट वाले, अभी एक किताब भी लाए, और बहुत किताबें इन्होंने मेरी 185 किताबें छापी हैं। तो ऐसा अच्छा काम हो रहा है साहित्य के क्षेत्र में, और ये तो अद्भुत है भाई। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ज्ञापित करता हूँ कि आपने इतना अच्छा काम किया। बोलने को बातें बहुत हैं, रिसर्च भी निश्चित रूप से होगी, लेकिन ये जो चीज़ें बताई हैं वो आगे उसमें लेके आएंगे, और मैं वादा कर रहा हूँ अगर सही समय होगा मैं हर तरह सहयोग आपको दूंगा। दिल्ली में ही कार्यक्रम करिए, और जैसे ये कर रहे हैं और उत्कृष्टता के हिसाब से करिएगा। मैं बराबर कहता रहा, इतने लोगों को कैसे समायोजित करेंगे। डॉक्टर राकेश जी को कहा मैंने, भाई समय का प्रतिबंधन रखिए, मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि समय बहुत तेज़ी से जा रहा है। और मैं विदेश में भी 30 देशों में कार्यक्रम किए, हम सेमिनार करते हैं और महासाहित्य कार्यक्रम करते हैं, पुस्तकें भी बराबर आती हैं। आप भी ऐसा करिए, लेकिन इसमें थोड़ा और जोड़ लीजिएगा। ये जो कार्यक्रम आपने किया है इसमें थोड़ा सा सेमिनार कुछ बात जोड़ लीजिएगा। डॉक्टर सक्सेना जी बैठे हैं, हमारे दोनों पति पत्नी विभूति, अगर इस पर अंतर्राष्ट्रीय किसी व्यक्ति के साइन कर दें और थोड़ा पढ़ लें, और 2 दिन का कार्यक्रम अगर हो जाए, ना हो तो कागज़ पे कर लीजिएगा, तो वो प्रमाण पत्र जो होगा वो 15 नंबर का होगा। और जो ये आप कर रहे हैं इसको अगर राष्ट्रीय सेमिनार समारोह के रूप में करें तो फिर वो 10 नंबर का होगा। डॉक्टर सक्सेना जी के साइन हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे, और एक किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को ओम प्रकाश जी आदि पकड़वा देंगे। दिल्ली में बहुत आते हैं, उत्सुक भी रहते हैं कि हमें बुला लो, और अपने रिक्शे किराए से आएंगे, वो आपसे लेंगे भी नहीं, चूँकि वो सम्मान चाहते हैं। तो अगर इस आयोजन को हम सफ़र के रूप में आगे और बढ़ाना चाहें तो 15 नंबर का प्रमाण पत्र
ऐसे छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट टीचर्स को जा सकता है, क्योंकि हमने विदेशों में की है। समय की अपनी महत्ता है, समय अपनी गति से चलता है, और एक कार्यक्रम की रूपरेखा जरूर होना चाहिए। जो आप कर रहे हैं तो लोगों को पता होना चाहिए कि क्या कार्यक्रम है। हमने तो प्रारंभ से लेकर, टीचर हैं हम लोग, पता नहीं आप कैसे भूल गए इतने अच्छे व्यक्तित्व के संपर्क में रहकर कि कार्यक्रम की रूपरेखा जरूर रखिएगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मैं हतोत्साही नहीं कर रहा, लेकिन आपने अद्वितीय कार्यक्रम किया है, लेकिन इसको और भव्यता प्रदान कर सकते हैं। तो बंधुओं, अधिक ना बोलकर, चूँकि मैं काफ़ी बोल लिया, मन था कि अध्यक्ष को बोलने नहीं मिलता, और दोनों को ही नर्क होता है, जो अध्यक्ष बनता है, जो संचालन करता है उसको भी नर्क होता है, ऐसा कहते हैं। तो मैं अध्यक्षता करने से बचता हूँ। तो एक दीपक नेहे का उर्मे जलाओ तो तिमिर ढल जाएगा। एक दीपक नेहे का उर्मे जलाओ तो तिमिर ढल जाएगा। उस एक दीपक से जगेगी रोशनी कि विश्व सारा ज्योति पर्व मनाएगा, कि विश्व सारा ज्योति पर्व मनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं प्रयास करूंगा कि आपकी पुस्तकों को रिसर्च में रेखांकित करें, क्योंकि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी, सब जगह डीम्ड यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, और हिंदी डिपार्टमेंट भी वहाँ खुल रहे हैं, लेकिन नहीं खुल रहे हैं बहुत सी जगह। अंग्रेजी खुल जाती है, कोई बैर नहीं है। मैंने इंग्लिश में भी एमए किया है, मेरे पुत्र वधू भी इंग्लिश की प्रोफेसर है, बिटिया भी यहाँ है वो इंग्लिश की प्रोफेसर है। तो आप उस यूनिवर्सिटी की कंप्लेंट लिखिएगा, यूजीसी को शिकायत करिएगा, इन्होंने अंग्रेजी किस आदेश से खोली है और हिंदी किस आदेश से बंद करी है। हिंदी खुल जाएगी, लेकिन हम लोग कंप्लेंट नहीं करते। दूसरा एक निवेदन और कि केवल कविता पाठ भी यहाँ हो रहा है। एक आलोचना पे पुस्तक यहाँ बहन जी ने दी, उसका आलोचना पर पुस्तक आई, बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैंने तो 400 प्रश्नों की आलोचना लोकधारा 12 के रूप में दी है। आलोचना पे लिखी, आलोचना कुछ साहित्य है, निबंधों पे पुस्तक आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में कई जगह 1-1 लाख रुपए के पुरस्कार हैं। और फिर वही क्यों, अगर मैं या डॉक्टर सक्सेना जी से आपके यहाँ अच्छे संबंध हैं तो संस्मरण लिखिएगा ना। आप इनको भोग रहे हैं, देख रहे हैं, संस्मरण साहित्य की विधा है, रेखा चित्र साहित्य की विधा है, जीवनी साहित्य की विधा है। ये सब मर रहे हैं, इनको जीवित करिए। कविता को कहाँ तक लिखोगे, उल्टी सीधी भी लिखते हो, लेकिन गद्य लिखेंगे तो ज़्यादा सही लिखी जाएगी। और जब मन करे तो पद्य भी लिखिए, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी कविता लिखने से तो अच्छा ये है कि आप जीवनी लिखिएगा। 5वें 6ठे से आपने पढ़ी है, तो जीवनी की पुस्तक आएगी। 1 लाख का पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार में है, हरियाणा में 1 लाख का है, मध्य प्रदेश में 1 लाख का है, और भी कहीं अलग जो साहित्य अकेडमी है वहाँ। तो जीवनी की पुस्तक तैयार करिएगा, संस्मरण रेखा चित्र की पुस्तक तैयार करिएगा, यात्रा साहित्य लिखिएगा। कहीं भी आप जाते हैं, बहन जी आई हैं अभी वहाँ से, हैदराबाद से, कच्छ से, तो क्या देखा क्या अब होगा। तो अगर इस प्रकार की यात्रा भी आप अपने लिखेंगे, मैंने 30 यात्रा के संस्मरण दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि खास बात ले लीजिए, आप बैठिएगा। तो हाँ जी जी जी, तो ऐसी कविता को छोड़िएगा मत, जब कविता हो लिखे। लेकिन ये मत सोचिए कि जब हम कविता नहीं लिखेंगे तो हमें कोई कवि या साहित्यकार नहीं कहेगा। साहित्य की तमाम विधाएं हैं, उन नई विधाओं को आप लीजिएगा। जीवनी लिखिए, संस्मरण लिखिए, रेखा चित्र लिखिए, यात्रा साहित्य लिखिए। इतना काम कर लीजिए, फिर अगली बार में जब आएंगे तो और काम बताएंगे। और मुझे आशा है कि जब अगला कार्यक्रम होगा, जब राजेश जी करेंगे, तो बहुत सी बहनें और भाई यहाँ ऐसे होंगे जो कहेंगे कि देखो हमने संस्मरण और रेखा चित्र लिखा है। मैंने अभी करीब 66 संस्मरण मैंने लिख दिए हैं। नदियों पे मैंने जीवनी लिखी है, नदियों को भोग कर, उसमें से नहीं, गूगल आदि पे से नहीं, बल्कि सरस्वती को देखने गए, सिंधु को देखा, गंगा यमुना को आप सब देख रहे हैं। तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा और आत्मपरक शैली में लिखिए, आत्मकथात्मक शैली में लिखिए। कहानी भी, यद्यपि बहुत पुरानी विधा है। उपन्यास तो ये है कि घर से लेकर उपन्यास ही बिखरे पड़े हैं, जो उल्टा पुल्टा लिखेंगे वो उपन्यास बन जाएगा। लेकिन जो अच्छी विधाएं हैं, जो मर रही हैं, उनको आप लेकर चलिए। तो मैं समझता हूँ कि कविता से ज़्यादा आपकी उन विधाओं की चर्चा होगी और 1 लाख रुपए पुरस्कार भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने मेरी बात सुनी। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और